अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाजिर है खिदमत। प्रोग्राम ज़रा लेट है आज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, रावलपिंडी हाई कोर्ट और कंपटीशन अपील ट्राइब्यूनल में कुछ केसेस थे, तो वहाँ सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी था। कुछ केस फिक्स करवाने थे तो यहाँ रहा, और जजेस ट्रांसफ़र केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या बातें हुई सारी। 190 मिलियन पाउंड कुछ सीख लिया, लेकिन वो देख लिया आप, लेकिन कुछ बातें होनी है। 9 मई के केसेस के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में क्या समाअत रही, उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहला जो काम है वो जजेस ट्रांसफ़र केस जो है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी, उन्होंने कहा 2 मामलात हैं, ट्रांसफ़र होना और सीनियरिटी, ये एक मामला नहीं है। अब ये बात है और मुतवाज़ी चल रहे हैं, एक जज के ट्रांसफ़र का और दूसरा ट्रांसफ़र से सीनियरिटी मुतासर हुई। इसका मामला तो बुनियादी तौर पर 2 मामला थे। आज की समाअत के दौरान उनका कहना था कि माजी में अब लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस, मैंने आपको एक दफ़ा पहले कहा था कि पहले यहाँ ट्रांसफ़र होके आए हैं। एक बार जस्टिस इकबाल हमीदुर्रहमान साहब, जस्टिस सरदार असलम साहब। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि ये लाहौर ये जज सुप्रीम कोर्ट लाए गए हैं, और उनका कहना था कि जज बाहैसियत ने कभी एग्जेक्टिव जाने से कभी मुदाखलत की गई। मुरीन मलिक ने अदालत में दलाइल देते हुए जो बात की कि आइन के आर्टिकल 175(3) कहता है तदलिया को एग्जेक्टिव से अलहदा रखा गया है। ये बड़ा अहम मामला है। जस्टिस नईम अफर अफ़गान ने कहा कि माजी में लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार असलम को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। मुरीन मलिक ने कहा कि जस्टिस सरदार असलम की तकर्री आइन के आर्टिकल 193 के तहत इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में उनका तबादला नहीं किया गया, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात कही गई है। उनकी बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती हुई थी। मुरीन मलिक ने मज़ीद बताया कि लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ऑफिस मुख्तलिफ होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट्स में तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील मुख्तलिफ होती है। हर एक कोर्ट का जज हलफ अलग और हलफ लेने वाला भी अलग होता है। तबादले पर आने जजेस का अमल हलफ उठाने से मुकम्मल होता है। जब जस्टिस नईम अफर अफ़गान ने जो रिमार्क्स दिए वो ज़बरदस्त थे कि क्या तीनों हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आने वाले जजेस की सामियाँ खाली हो चुकी हैं? अगर सामियाँ खाली नहीं तो क्या दोनों हाई कोर्ट्स में अलग अलग सीनियरिटी लिस्टें बरकरार रहेंगी? जब मुनीर मलिक ने कहा कि भारतीय आइन के मुताबिक तो जज ट्रांसफ़र होता है तो उसकी सीनियरिटी लिस्ट खाली हो जाती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिया कि तबादले पर आया जज क्या नया हल्फ लेगा, इस पर आइन खामोश है। आर्टिकल 200 के आर्टिकल 175(1) के साथ मिलाप पढ़ने से जब कोई जज का ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब ये जो बात है ना, आर्टिकल 200 के आर्टिकल 175 में लाने से नई तकर्री होगी। जो बात समझने वाली है वो ये है कि एक हाई कोर्ट पे जो कि सीनियरिटी में अगर आप नीचे हैं, दूसरे हाई कोर्ट में आते हैं तो वहाँ सीनियरिटी वहाँ कैसे आप ले सकते हैं? अच्छा, इसको वो समझने के लिए यूँ कहते हैं कि अपॉइंटमेंट से, यानी जिस डेट से आप अपॉइंट हुए हैं वो तमाम हाई कोर्ट्स के सीनियरिटी लिस्ट से कंबाइन बनाना चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये यानी जो मैं अगर लाहौर हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट की डेट आपकी फ़लाँ है, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, तो वही अपॉइंटमेंट डेट जो है सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जो हुकूमत वक्त का स्टांस या जो बातें आ सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी वाज़ेह है कि आप एक हल्के के लिए अपॉइंट होते हैं, एक जुरिस्डिक्शन के लिए अपॉइंट होते हैं। अब उस जुरिस्डिक्शन से आपकी जुरिस्डिक्शन चेंज होती है तो हलफ नया लेने वाली बात में मुझे वज़न नज़र आता है। और जब हलफ नया लेंगे तो सीनियरिटी आपकी रहेगी नहीं, याद रखिएगा, फिर सीनियरिटी नहीं रहेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर यही कह सकती है कि हलफ नया नहीं होगा। सीनियरिटी वाला मामला भी अपनी जगह पर वो किसी और सिमत के अंदर चला जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो ये बड़ा ट्रिकी सा एक सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगा और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि और हमारी आइनी बेंच जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में जो पहली ट्रेडिशन है उससे हट के फ़ैसले, मैं कहूँगा हट के फ़ैसले दे रही है, और इसका फ़ायदा जो है वो एग्जेक्टिव को हो रहा है। अब अगली जो बात बड़ी ज़बरदस्त है, जो रोज़नामा जंग और न्यूज़ ने अंसार अब्बासी ने ख़बर दे दी कि जनाब बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ से इजाज़त मिल गई है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ आ रहा है। अगर इमरान खान साहब ने इजाज़त देनी है तो इमरान खान साहब ख़ुद बताएंगे। और ये इंटरनल जो बात है, शहबाज शरीफ के पास है क्या? छनगना बजाने के लिए या क्या वो करेंगे? यानी वो ये सवाल बड़ा वाज़ेह है कि वो करेंगे क्या, म्यार क्या है। और मुज़ाकरा से जब इमरान खान साहब तो किसी भी एनआरओ को यकीन नहीं करते, ना किसी डील में यकीन करते हैं, वो तो बड़ी सीधी बात करते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, और वो उसी पे कायम रहना चाहते हैं। ये याद रखना है, यानी जो बात समझने वाली बात है। और आपको याद है जब पहली बात हुई और जब उस वक्त तो मुतालबा तहरीरी तौर पर लाने के लिए कहा गया, और तहरीरी तौर पर मामला किस सिमत में चले गए, यानी सिर्फ बताने का मकसद है। यानी जब इलेक्शन की तारीख लेने के लिए मुज़ाकरात, और वो मैंने उस वक्त भी कहा था कि बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन नहीं करवाने और इलेक्शन नहीं करवाए। आइन टूटा, कानून टूटा, और फिर पार्लियामेंट ने आइन तोड़ा।
यानी पार्लियामेंट ने कहा कि इलेक्शन की तारीख जो है वो सदर से उठाकर इलेक्शन कमीशन को कह दिया, हालांकि सदर और गवर्नर का इख्तियार था, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के हवाले से। लेकिन यहाँ ये पार्लियामेंट तोड़ती रही है। पार्लियामेंट ने मखसूस नशस्तों के हवाले से मामला देखें, वो भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि वहाँ भी आइन वजाहत बड़ी वाज़ेह तौर पर तोड़ा, उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रहने चाहिए। अब ये देखना ये है कि मुज़ाकरात जो हैं वो किसी पाया तकमील तक पहुँच सकेंगे। मैं नहीं समझता मुज़ाकरात, जैसे इमरान खान साहब पहले भी कहते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट से होने हैं, और बात यही है कि यहाँ जिस तरह जो करना है वो इस्टेब्लिशमेंट ने कर रहा है। इमरान खान इसीलिए इन चीज़ों को समझते हैं। ये गालिब दिल के बहलाने को ख्वाब अच्छा, या उन्होंने कोशिश की कि चलें ये अपने तौर पर कोशिश करते हैं, लेकिन ये मैं जब तक इमरान खान साहब के अपने ज़ुबान से नहीं सुनूंगा मुज़ाकरात के हवाले से, मैं शायद किसी बात पर यकीन ना करूँ। और गौहर के ऊपर बहुत से एतराज़ात हैं, बहुत से एतराज़ात हैं बैरिस्टर गौहर के ऊपर, और कोई बातें तो मैं कभी जिक्र नहीं करता और ना मैं जिक्र करना चाहता हूँ। इसलिए ये मुज़ाकरात वाली बात जो है ना मुझे नहीं समझ में आती। रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है, पीका हरकत में आ गया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम हो चुकी है। 5 मुलज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसमें आदिल राजा, मोईद पीरज़ादा, मोहम्मद उमर, मोहम्मद नज़ीर भट्ट और अहमद नूरानी नामज़द है। 5 जो बाहर बैठे हुए हैं, और जो नौयत क्या है ये इदारा ख़ुद ही तय करता है। उन्होंने इस बात को बड़ी वजाहत के साथ बता दिया। और मसला सच और झूठ का नहीं होता, बल्कि मसला ये है कि उनके सवालात के जवाब दिए जाए। जब साहिब इक़्तिदार के पास सवालात के जवाब नहीं है तो तभी तो झूठे मुकदमे, जबरी गुमशदगी, अजल से जुल्म पर पाबंदी, दफ़ा 144 का नफाब, सोशल मीडिया पर पाबंदी, ECL और PCL में फंसाना, जुल्म किया जाता है। अगर इदारे ठीक हैं तो जवाब दे। अगर 9 मई का वाक़या झूठा है तो CCTV फुटेज वगैरह सच्चा है या जैसे भी है, वो सवाल आता है ना, तो वो दिखाई जाए, ये ना पाबंदी लगा दी जाए। जुडिशल कमीशन बनाएं। मैं तो पहले दिन से जुडिशल कमीशन बनाने का कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों को अगर आगे लेके जाना है। अगर मोईद पीरज़ादा, अहमद नूरानी गलत हैं तो उसका बातों का जवाब कोई ना बंदा तो हो ना आकर इसको जवाब दे, हुकूमत वक्त जवाब दे इस बातों को। लेकिन वो सवाल उठाते हैं और बातें आगे लेके चलते हैं। इमरान खान और बुशरा भी 190 मिलियन पाउंड में, मैंने आपको भी कहा था कि ज़मानत इसमें 100% पक्की है। आज बैरिस्टर सफदर लाहौर में 9 मई के हवाले से मौजूद थे। सरदार लतीफ़ खुश सब यहाँ पर पेश हुए और नोटिस उन्होंने कर दिया। 21 तारीख कहा था फिक्स कराने के लिए, लेकिन इस पर नोटिस करते हुए मैंने उसको भी कहा था कि अभी सस्पेंशन नहीं हो रही, नोटिस होना है, बहस होगी, और नैब की तरफ से कोई एतराज़ात आते हैं, नैब क्या बात करती है। और लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस के ज़िम्मे लगा दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस केस फिक्स करे या ना करे, कब करे, किस वक्त करे, ये वो सवालात हैं इसका जवाब शायद मेरे पास भी नहीं है। ठीक है ना जी। और एक दो बात रह गई है कि सीनियरिटी तय ना होने और सीनियरिटी पर एतराज़ होने के बावजूद क्या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान केसेस की समाअत करने के अहल है। यानी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो सीनियर तो है नहीं, सीनियर मोस्ट तो है नहीं। ये तो आपने आइन में तरमीम की, आइन में टोटका लगा के आपने 3 जजों में से कह दिया एक, और हर एक को पता था कि किसको चीफ़ जस्टिस बनाना है। ना जस्टिस सईद मंसूर अली शाह जो सबसे सीनियर है, सीनियर मोस्ट है, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं, आपने जस्टिस याह्या अफरीदी को बनाया। जस्टिस याह्या अफरीदी का जो किरदार है, जो हालात सामने है, वो आप लोगों के सामने है और आप वहाँ से समझ सकते हैं कि क्या होना है। और महकमा टैक्स बरतानिया ने साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग के सदर नवाज साहबजादे हसन नवाज़ की बैंक करप्सी को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जी गैर कानूनी किसी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं है, उनकी बैंक करप्सी की मुद्दत ख़त्म है। बैंक करप्सी अब हसन नवाज़ दोबारा कंपनी डायरेक्टर बन गया है और मामूल के मुताबिक कारोबार करने के अहल होंगे। तकरीबन 10 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा न करने के सब दिवालियापन इख्तियार किया था। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि तमाम टैक्सों की अदायगी के बावजूद HMRC ने ख़ास मुद्दत के बावजूद उनके टैक्स का मुतालबा किया है। और सरकारी गैज़ेट में हसन नवाज़ के दिवालिया होने की तफसीलात शाये की गई। बैंक करप्सी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद कानूनी तौर पर कर्ज़ों की अदायगी की ज़रूरत नहीं है। ये जो बात अब सामने आया है, मैंने कहा आप तक सारा बातें सामने रख दूँ। लाहौर में 9 मई के हवाले से जो केसों की समाअत हुई, आखिरी बात वो कर लेते हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी अफसर ने फ़ोटोग्रामेटिक और वॉइस मैसेज टेस्ट के लिए अदालत से रजू किया है। और अडीरा जेल में इमरान खान साहब ने अदालती नोटिस वसूल करने से इनकार कर दिया है। तफ्तीश की मुकम्मल के लिए फ़ोटोग्रामेटिक और वॉइस मैसेज टेस्ट होना ज़रूरी है। कानून के तहत ट्रायल अदालत तफ्तीशी अफसर को हुक्म जारी नहीं कर सकती है। ट्रायल अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ट्रायल अदालत ने इन टेस्टों की तकमील के लिए जेल सुप्रीडेंट को इंतजामात की हदायत की है। ट्रायल अदालत ने टेस्ट करा के रिपोर्ट 26 मई को तलब कर रखी है। तफ्तीशी अफसर को टेस्टों की तकमील के लिए जेल में कैदियों से मिलने की इजाज़त दी जाए। और इन टेस्टों की तकमील तक, अब ज़रा सुनिएगा, मैं तो हैरान होता हूँ, कमाल ही है। यानी इस टेस्टों का क्या ताल्लुक है ज़मानत से, ज़मानत की कार्रवाई मुलतवी की जाए।
उससे सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि 727 दिन हो चुके हैं गिरफ़्तार हुए हुए। प्रोसिक्यूशन आइंदा साल गुजरने के बावजूद दरख्वास्त लेकर क्यों आई, इतने साल गुजरे, और ये प्रोसिक्यूशन ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। ज़मानत की दरख्वास्त शहादतें हासिल करने से प्रोसिक्यूशन को नहीं रोकती। प्रोसिक्यूशन का कहना ये है कि शहादतें आएंगी तो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगी, कानून के ख़िलाफ़ है। आखिरी बात जो है वो एजाज चौधरी साहब की भी ज़मानत उन्हीं वजूहात की बिना पर ट्रायल कोर्ट से खारिज हुई, ये वो वहाँ बताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एजाज चौधरी की ज़मानत मंजूर कर ली। इन शहादतों की बुनियाद पर ज़मानत इल्तवा में रखना चाहते हैं, वो मौजूद ही नहीं है। शहादतें ना मिलने पर आज़ादी के हक़ का ख़त्म होने कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। 27 मई तक मुलतवी कर दी है, और अगर एक दफ़ा भी डिले हुआ तो आगे छुट्टियाँ हो जाएंगी। और ज़मानत बाद गिरफ़्तारी जो है ना, वो छुट्टियों में लगती नहीं है। कहानी समझें आप। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।